हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल साइंस क्लिप पर। मैं हूं आपके साथ सुनील कुड़ियाल। आज हम चर्चा करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट की, जो कि क्वेश्चन नंबर 28 है। 28 के जो का है उसमें क्या पूछा गया था, 15 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 5 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। 15 कूलाम विभवांतर किसके बीच है? दो बिंदु, माना कोई दो बिंदु है ए और बी, ठीक है। इन दो बिंदुओं के बीच क्या हो रहा है, 5 कूलाम आवेश को ले जाने के लिए कितना कार्य हो रहा है। तो हम आपको पता है, हम जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं, जो वैल्यू उसमें दी गई है उसको लिख लेते हैं। तो क्या दिया है, विभवांतर V किसके बीच में है, ए और बी के बीच में कितना वोल्ट है, 15 वोल्ट दिया है यहाँ पे। दूसरा क्या है, आवेश 5 कूलाम दे रखा है। हमको क्या करना है, कार्य, कितना कार्य किया उसने। तो हमें पता है विभवांतर, आवेश और कार्य के बीच में क्या संबंध होता है। तो वह होता है आपका V इक्वल टू W अपॉन Q, विभवांतर बराबर कार्य बटे आवेश। अब हम क्या कर देंगे, हमने क्या क्या करना है, W याद करना है। तो W इक्वल टू हो जाएगा V इंटू Q। तो V की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 15 और Q की वैल्यू कितनी है 5 और 15 पंजे 75 जूल। कार्य का मात्रा क्या है, जूल। तो कितना कार्य करता है, 75 जूल कार्य करता है ए बिंदु से बी बिंदु तक जाने में। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वो है आपका 28 का खा। 5 ओम के 4 प्रतिरोध निम्न प्रकार से किसी परिपथ में जुड़े हुए हैं, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। 2 नंबर का है, विद्युत परिपथ यहां पे दे रखा है 4 ओम, 5 ओम के 4 प्रतिरोध, 1 2 3 4। तो इनको हम एक नाम दे देते हैं, क्योंकि सारे क्या हैं, इक्वल रेसिस्टेंट के हैं। तो इसका माना हमने नाम दे दिया R1, इसको देते हैं R2, इसको दे देते हैं R3, इसको दे देते हैं R4। ठीक है, हमने नाम दे दिया। उसके बाद हम देखते हैं ये कौन से क्रम में आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये दो यहाँ पे क्या है, समांतर क्रम में या पार्श्व क्रम भी उसे कहते हैं। ये दो भी क्या है, पार्श्व क्रम में है। तो पहले हम इसका सॉल्यूशन करेंगे अलग अलग, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको निकालते हैं, इसमें कितना प्रतिरोध इसका कुल निकलता है। तो ये आपका आएगा, समांतर क्रम का हमारा जो फॉर्मूला होता है 1 अपॉन, यहाँ पे हम कर लेंगे RA, एक कौन हो गया ये वाला, इसके लिए हम क्या निकालेंगे 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो ये आपका RA बराबर क्या हो जाएगा 1 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 5। तो 1 अपॉन RA बराबर 5, आपका एलसीएम आ गया, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 अपॉन 5। तो RA बराबर आपका हो जाएगा 5/2, ये हो जाएगा आपका 2.5 ओम। ये हमारा कहाँ का निकल गया, इसका प्रतिरोध यहाँ पे निकल गया, ठीक है ना। अब हम निकालते हैं इसका कुल प्रतिरोध यहाँ पे कितना आएगा। ये भी समांतर क्रम है, तो हम इसको बोल देते हैं RB। RB बराबर क्या हो जाएगा आपका, वही 1 अपॉन R4 प्लस R3 प्लस 1 अपॉन R4। यहाँ पे वही हो जाएगा 1 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 5। सेम जैसे, क्योंकि वैल्यू सबकी एक जैसी है, तो यहाँ पे भी वही आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 5 इज इक्वल टू 2/5। सो दैट 1 अपॉन RB इज इक्वल टू 2 अपॉन 5। सो RB इज इक्वल टू 5 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2.5 ओम, ठीक है। अब ये क्या आया, इसका कुल प्रतिरोध आ गया 2.5, यहाँ पे भी आ गया 2.5। अब हम इस जो परिपथ है इसका कुल प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा, तो इसको हम लिखेंगे। क्योंकि अब क्या हो गया, ये अभी तक पार्श्व क्रम में था, जब इनकी वैल्यू निकल गई है, अब ये क्या कौन से क्रम में आ गया है, श्रेणी क्रम में आ गया है। तो RE इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, RA प्लस RB। तो RA की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2.5 और RB की वैल्यू कितनी है 2.5। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 5 ओम। इसका जो कुल तुल्य प्रतिरोध है वो हमारा कितना आ गया 5 ओम। क्वेश्चन नंबर 28 में 2 पार्ट पूछे गए थे, जिनमें से कोई एक पार्ट करना था। पहले वाला पार्ट हम हल कर चुके हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 28 को 2 प्रश्नों में विभाजित किया गया था। तो इस वाले में प्रश्न नंबर 28 को 4 प्रश्नों में विभाजित किया गया है, वो भी एक एक नंबर में।
तो चर्चा करते हैं इसमें पहले पूछा गया है विद्युत परिपथों तथा साधित्रों में सामान्यतः उपयोग होने वाले दो सुरक्षा उपायों के नाम लिखिए। विद्युत परिपथ जो हमारे घर में लगे होते हैं उनमें हम क्या उपयोग करते हैं सेफ्टी के लिए, तो सबसे पहले करते हैं हम भू संपर्क तार, जिसे हम अर्थिंग भी कहते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है विद्युत फ्यूज। आजकल विद्युत फ्यूज के रूप में हम किसका उपयोग करते हैं, एमसीबी का उपयोग करते हैं। ये आपका 1 नंबर का, इसका मतलब आधा आधा नंबर का, आधा आधा 1। 28 का खा है विद्युत जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत जनरेटर क्या होता है, कौन से प्रिंसिपल पर काम करता है, तो आंसर इसका विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन थ्योरी। अगला है 28 का गा, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले दो स्रोतों के नाम लिखिए। एसी करंट कौन उत्पन्न करता है, सोर्स, उनके नाम लिखने से आंसर है जल विद्युत संयंत्र और तापीय विद्युत संयंत्र। क्वेश्चन नंबर 28 का घा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से क्या सूचना मिलती है। ये भी 1 नंबर का है। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है, हमें पता है यदि हम अपने बाएं हाथ की अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को परस्पर इस प्रकार फैलाएं कि वो एक दूसरे क्या हो, लंबवत हो, तो क्या होगा, तर्जनी अगर क्या प्रदर्शित करेगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करेगी, और मध्यमा क्या प्रदर्शित करेगा, आपका विद्युत धारा की दिशा प्रदर्शित करेगा। तो अंगूठा जो उस पर आरोपित बल लगता है वो प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार से आपके ये 4 प्रश्न और उसके आंसर हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 29 एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो कि प्रकाश चैप्टर से आ रखा है। उसमें क्या पूछा गया है, कोई 4 सेंटीमीटर आकार का बिंब किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। दर्पण में कितनी दूर पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो, साथ में उस प्रतिबिंब की प्रकृति और साइज भी ज्ञात करना है। जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको पता है जो वैल्यू हमें दी गई है सबसे पहले हम एक जगह लिख लेते हैं। वैल्यू हमें क्या दी गई है, वस्तु का आकार कितना है, हाइट 4 सेंटीमीटर है, फोकस दूरी f इजिकल टू -15 क्यों है, कौन सा दर्पण पूछा है, अवतल दर्पण पूछा है, ठीक है। अवतल दर्पण में क्या होता है, यहाँ पे c हो गया, यहाँ पे f हो गया, इस तरफ जो वैल्यू आती है वो माइनस में होती है। अगर कोई इस तरफ कोई वैल्यू आ रही है वो किस में होगी, प्लस में होगी। वस्तु हमेशा इस तरफ रखी जाती है, तो क्या हो गया, इस तरफ की वस्तु की दूरी भी माइनस में आएगी, इस तरफ प्रतिबिंब बनेगा वो भी माइनस में आएगा, और फोकस दूरी आपको पता है f और p के बीच की जो दूरी होती है फोकस दूरी, वो भी इस तरफ बन रही है तो वो भी किस में आएगी, माइनस में आएगी। तो वस्तु का आकार 4 सेंटीमीटर, फोकस दूरी f इजिकल टू -15 सेंटीमीटर, वस्तु की दूरी -25 सेंटीमीटर, और जो हमारा v आएगा वो भी किस में आना चाहिए, माइनस में आना चाहिए। देखते हैं आता है कि नहीं आता है, ठीक है। दर्पण सूत्र क्या है, 1/f इजिकल टू 1/v प्लस 1/u। तो हमें f ज्ञात है, u ज्ञात है, हमें किसकी वैल्यू ज्ञात करनी, v की ज्ञात करनी है। तो हम इसको पक्षांतर कर लेते हैं पहले ही, 1/v इजिकल टू 1/f माइनस 1/u, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, f और u की वैल्यू पुट अप कर देंगे। तो 1/v बराबर आपका हो जाएगा 1/-15 माइनस 1/-25। तो 1/-15 माइनस माइनस का प्लस 1/25। तो 25 और 15 का एलसीएम कितना होता है, 75। तो ऊपर कितना आएगा, 15×5 75 -5 प्लस 25 75, और ये आपका आया -5 में से 3 गया तो क्या हो गया, 2/75। तो ये किसके आया, 1/v बराबर ही आ गया। तो v बराबर क्या आएगा, 75/2। तो ये आ गया आपका 2 3 6 1 7 2 5 10। तो v की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 37.5 सेंटीमीटर, ठीक है। किसमें आया है, माइनस में आया है। माइनस में आया है तो इसका मतलब इमेज किस तरह बन रही है, इस तरह बन रही है। और पर्दे को हम कितनी दूरी पे रखेंगे जो स्पष्ट रूप से प्रतिबिंब हमें मिल जाए, 37.5 सेंटीमीटर की दूरी पे रखेंगे। अब जब हमको प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात हो गई है दर्पण से, तो अब हमें क्या ज्ञात करना है, जो प्रतिबिंब बना उसका आकार या उसका साइज कैसा है, ठीक है। यहाँ पे आकार क्या था, वस्तु का 4 सेंटीमीटर था। अब हमें ज्ञात करना है उसकी जो इमेज है उसका साइज। तो उसको हम कैसे निकालेंगे, तो दर्पण का आवर्धन सूत्र है m=h'/h, और इसका संबंध है v/u से, मतलब प्रतिबिंब और वस्तु से इस प्रकार है, ठीक है। इसको हम h'/h इजिकल टू -v/u
u लिख सकते हैं। ये इसका ऊंचाई का किससे संबंध है? प्रतिबिंब से और वस्तु से। अब हमें देखिए हमारे पास क्या क्या वैल्यू है। h हमारे पास है 4 सेंटीमीटर, v हमारे पास कितना आ गया -35.5 और u हमारे पास कितना है -25। हमें क्या क्या करना है? h डैश मतलब जो इमेज बनी है उसकी हाइट। तो हम पहले यहाँ पे इसको पक्षांतर कर लेंगे। h डैश इज इक्वल टू -v, h यहाँ जाके किस में हो जाएगा? गुणा हो जाएगा h/u। ठीक है। अब v की वैल्यू हमारे पास कितनी है? -35.5। तो माइनस यहाँ एक पहले से ही है, ठीक है, और एक हम यहाँ पुस्तक में लिख देंगे फिर, क्योंकि माइनस आ रहा है 37.5। h की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 4 और बट्टा u की वैल्यू कितनी है? -25। 37। अब हम 37 गुणा करेंगे 4 से। उससे पहले हम ये ब्रैकेट खोल देते हैं, तो माइनस माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस 37.5 गुणा गया 4 बटे -25। अब हम जब 37 का 4 में गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा? 150 बटे -25। तो h डैश हमारा कितना आ जाएगा? अब 150 में जब हम 25 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? -6। तो हमारी हाइट क्या आई? प्रतिबिंब की इमेज की जो हाइट आई वो आई -6 आई। तो इससे पता चलता है जो इमेज बनी हमारी वो क्या बनी? वस्तु से क्या बनी? बड़ी बनी। तो हमारा क्या निकला है? ये कोई अवतल दर्पण था, ठीक है, माइनस में है, इसका मतलब क्या है? नीचे की तरफ बन रखी इमेज, उल्टी बन रखी है। जब इमेज उल्टी बनती है तो वो माइनस में होती है, वस्तु सीधी खड़ी होती है तो वो क्या होती है? प्लस में होती है। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद आपने लिखना है कि जो प्रतिबिंब बना हुआ क्या, कैसे बना और क्या बना। प्रतिबिंब बना हमारा कैसे बना? नंबर 1 वास्तविक बना, ठीक है, नंबर 2 उल्टा बना और नंबर 3 क्या बना? वस्तु से बड़ा बना। ये 3 कंडीशन पूछी थी जो हमें पता चल गई है इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के बाद। इस पेपर का जो अंतिम प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30, इसमें पूछा गया है बांध बनाने के किन्हीं 4 लाभों को लिखिए। ये आपका 4 नंबर है। 4 लाभ है मतलब प्रत्येक लाभ के लिए एक प्रश्न। तो सबसे पहला लाभ क्या है बांध बनाने का? बांध में क्या इकट्ठा होता है? पानी इकट्ठा होता है। उस पानी का उपयोग हम किसके रूप में करते हैं? पेयजल के रूप में कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2 उस पानी का उपयोग हम किसके रूप में कर सकते हैं? सिंचाई के रूप में कर सकते हैं। और जहां बड़े डैम है उस पानी का उपयोग वहां पे हम सिंचाई के रूप में कर भी रहे हैं। जैसे जो टिहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बन रखा है टिहरी डैम, उसके पानी का उपयोग दिल्ली और यूपी में पेयजल के रूप में भी हो रहा है और वहां फसलों की सिंचाई के लिए भी हो रहा है। साथ में जो डैम में पानी इकट्ठा हुआ है उसका उपयोग हम किसके रूप में कर सकते हैं? बिजली उत्पादन के रूप में कर सकते हैं। और चौथा पॉइंट है, अगर नदी में तेज प्रवाह से पानी आता है या बाढ़ आती है, उसके लिए हम डैम के द्वारा उस बाढ़ को हम रोकने का प्रयास कर सकते हैं या उसके प्रवाह को कम करने का प्रयास कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 30 में 2 प्रश्न पूछे हैं, 2 में से आपने कोई एक हल करना है। हम पहला हल कर चुके हैं, दूसरा यह है जिसमें पूछा गया है पोषी स्तर क्या है? एक आहार श्रृंखला का उदाहरण दीजिए तथा इनके विभिन्न पोषी स्तर बताइए। 1 नंबर का पोषी स्तर की परिभाषा, 1 नंबर की आहार श्रृंखला और 2 नंबर का क्या है? विभिन्न पोषी स्तर बताने हैं आहार श्रृंखला के हिसाब से, ठीक है। तो पोषी स्तर हम किसे कहते हैं? आहार श्रृंखला में विभिन्न चरण जिनमें भोजन का हस्तांतरण होता है पोषी स्तर कहलाता है। आहार श्रृंखला इस पोषी स्तर की क्या है? घास, हिरन, शेर। घास उत्पादक है, इसको खाता है हिरन। हिरन शाकाहारी, इसे कौन खाता है? शेर मांसाहारी। पहला पोषी स्तर, द्वितीय पोषी स्तर और तृतीय पोषी स्तर। जो पहला पोषी स्तर है इसमें उत्पादक क्या है? घास है। जो द्वितीय पोषी स्तर है इसमें क्या है? हिरन शाकाहारी है, जिसको हम क्या कहते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता भी कहते हैं। और तीसरा पोषी स्तर इसमें क्या है? शेर है, जो मांसाहारी है, इसे हम क्या कहते हैं? तृतीय पोषी स्तर, या इसे हम द्वितीय उपभोक्ता के नाम से भी जानते हैं। किसको? शेर को। पोषी स्तर को हम इस पिरामिड के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसा कि आप इसमें देख सकते हो, इसमें 4 पोषी स्तर हैं। सबसे पहले प्रथम पोषी स्तर जिसमें उत्पादक है, द्वितीय पोषी स्तर उसमें प्राथमिक उपभोक्ता है, तृतीय पोषी स्तर जिसमें द्वितीयक उपभोक्ता है और चतुर्थ पोषी स्तर जिसमें तृतीयक उपभोक्ता है। अभी जो हमने आहार श्रृंखला बनाई उसमें
सिर्फ 3 पोषी स्तर थे, क्योंकि उसमें क्या क्या था हमारे पास, घास, हिरन और शेर। जैसे कि अगर माना किसी श्रृंखला में 4 जीव है, घास को खाता है कीड़ा, कीड़ा को खाया मेंढक और मेंढक को खा लिया बाज ने, उस केस में 4 पोषी स्तर बनेंगे। जो चौथा पोषी स्तर होगा, तृतीयक उपभोक्ता, वो क्या होगा, सर्वोच्च मांसाहारी होगा, जो द्वितीयक उपभोक्ता को खाएगा। जैसे मेंढक को बाज खा रहा है, और मेंढक किसे खा रहा है, प्राथमिक उपभोक्ता कीट को, और कीड़ा किसको खा रहा है, उत्पादक को, जो कि क्या है, प्रथम पोषी स्तर है। इस प्रकार से 2020 में जो परिषदीय परीक्षा हुई थी विज्ञान विषय की, उसके प्रश्नों के सॉल्व करने की सीरीज पूरी हो चुकी है। इसी प्रकार से अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो की प्राप्ति के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, और अन्य छात्रों की सहायता हेतु इन वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे वो अपनी परिषदीय परीक्षा की तैयारी अच्छी तरह से संपन्न कर सकें। धन्यवाद।